डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। माय नेम इज़ डॉक्टर एस के शर्मा। आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। हमारा ये एसटीसी का जो ग्रामेटिकल सेक्शन और इंग्लिश वाला जो सेक्शन है, ग्रामर प्लस वोकेबलरी, जो इंग्लिश में 60 मार्क्स का जो सिलेबस होता है, उसकी क्लासेस चल रही हैं। और लास्ट क्लास में हमने जो है आर्टिकल पढ़ा था, और आर्टिकल में भी हमने डेफिनेट आर्टिकल पढ़ा था, और डेफिनेट आर्टिकल के भी हमने फैक्ट्स पढ़े थे। और मैंने आपको उसमें ट्रिक्स से बताया था कि किस तरीके से आप इतने सारे फैक्ट्स को याद कर सकते हो। और वो ट्रिक के बाद आपको कोई भी फैक्ट आएगा, कम से कम आपके लेवल पर, एसटीसी के लेवल पर कोई भी फैक्ट आएगा तो आप उसको गलत नहीं करोगे। और यही चीज़ें आपके लिए जनरली पूछी जाती हैं। इसके अलावा डेफिनेट आर्टिकल से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो समझने की हैं, वो तो फैक्ट्स थे, वो याद करने थे। उसमें जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें समझने की वो मैंने आपको बताई थी। अब कुछ और चीज़ें जो हैं डेफिनेट आर्टिकल दा से रिलेटेड, वो आप समझिए। नेक्स्ट है अपना नेशनलिटी एडजेक्टिव। नेशनलिटी एडजेक्टिव का मतलब राष्ट्रीयता बताने वाले एडजेक्टिव। ओके, देखिए, वैसे एडजेक्टिव से पहले टी दा का प्रयोग नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो राष्ट्रीयता बताते हैं, उनसे पहले दा का जब यूज़ करते हैं, उनसे पहले जब दा का यूज़ करते हैं तो वो जेनेरिक यूज़ हो जाता है। जेनेरिक यूज़ का मतलब फिर वो पूरी की पूरी जाति के बारे में बताता है। जब देखो, आपने कहा इंग्लिश, लेकिन इसमें आपको एक ध्यान रखना है कि जितने भी नेशनलिटी एडजेक्टिव्स हैं उनके आगे यदि हम दा लगा देते हैं, द, तो फिर वो जेनेरिक यूज़ हो जाता है। जेनेरिक यूज़ का मतलब पूरी की पूरी जाति के बारे में बताया जाता है। लेकिन ऐसा किन किन एडजेक्टिव्स के साथ होता है? वो एडजेक्टिव्स जिनके लास्ट में क्या आ रहा हो, ch आ रहा हो। वे एडजेक्टिव्स जिनके लास्ट में क्या आ रहा हो, ch आ रहा हो, sh आ रहा हो, ese आ रहा हो, और ss आ रहा हो। तो देखो, वो सारे के सारे नेशनलिटी एडजेक्टिव्स जो नेशनलिटी को बताते हो, राष्ट्रीयता को बताते हो, यदि उनके लास्ट में ch, sh, ese और ss आ जाए तो फिर वो जो है जेनेरिक सेंस देते हैं। क्या देते हैं? जेनेरिक सेंस देते हैं। तो मैंने कहा नेशनलिटी एडजेक्टिव विच एंड्स इन, नेशनलिटी एडजेक्टिव्स जिनके लास्ट में ch, sh, ese या ss आए, ठीक है, तो वो द लेते हैं। किसके लिए? जेनेरिक सेंस देने के लिए। जेनेरिक सेंस का मतलब पूरी जाति का बोध कराने के लिए, पूरी क्लास का बोध कराने के लिए। ओके, और उनके साथ जब पूरी जाति का बोध कराएंगे तो वो भी प्लूरल ही आएगी, ये तो नॉर्मल बात है। तो देखो, आपने कहा इंग्लिश, अब इंग्लिश के आगे आपने द कर दिया, इसका मतलब हो गया इंग्लिश पीपल। इसका मतलब क्या हो गया? अंग्रेज लोग। तो फिर मैंने क्या लगाया? अंग्रेज लोग आर ब्रेव, बहादुर होते हैं। तो आपने क्या लगाया? इसके आगे द लगाया। नेशनलिटी एडजेक्टिव है, राष्ट्रीयता बताने वाला एडजेक्टिव है, और इसके आगे द लगा दिया, ठीक है। इसका मतलब हो गया इंग्लिश पीपल। इसका मतलब क्या हो गया? इंग्लिश पीपल, अंग्रेज। क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा था? sh आ रहा था। फिर देखो, फ्रेंच, इसके लास्ट में क्या आ रहा है? ch आ रहा है। तो इसका मतलब इसके आगे द लगा सकते हैं, और द लगा देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? फ्रेंच लोग। तो आपने कहा द फ्रेंच आर सिकोफेंट। सिकोफेंट मतलब चापलूस। सिकोफेंट का मतलब क्या होता है? चापलूसी। ध्यान रखना, वोकैबुलरी के लिए भी पूछा जा सकता है। फिर देखो, आपने कहा CHINESE, यहाँ क्या आ रहा है? ESE। तो चाइनीज, ESE आ रहा है, तो इसके आगे द लगा सकते हैं, और द लगाते ही क्या हो जाएगा? ये किसका बोध कराएगा? पूरी प्रजाति का बोध कराएगा, यानी सारे चाइनीज लोग। चाइनीज क्या होते हैं? आर चीट, बेईमान होते हैं। ओके, अब देखो नेक्स्ट वर्ड है इंडियन। अब इंडियन जो वर्ड है INDIAN, इंडियन, इसमें कहीं भी SH, CH, ESE या ss नहीं आ रहा। तब ये नहीं आ रहा है तो फिर हम इसके आगे क्या नहीं लगा सकते? द नहीं लगा सकते। और द लगाकर हम कैसे भी ये नहीं कह सकते कि भाई ये पूरे इंडियंस की बात। यदि हमें सभी भारतीयों की बात करनी है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? इंडियंस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? इंडियंस। ओके, अब यहाँ पर इसलिए सेंटेंस क्या हो गया आपका? गलत हो गया, क्योंकि आप उन राष्ट्रीयता बताने वाले एडजेक्टिव्स जिनके लास्ट में SH, CS, ESE और ss आता है, उनके आगे ही दा लगा सकते हो यदि आपको पूरी प्रजाति के बारे में बताना हो। ओके, नेक्स्ट देखो, कई बार क्या होता है, जो राष्ट्रीयता बताने वाले एडजेक्टिव्स जो है उनको काउंटेबल की तरह भी ट्रीट करते हैं। काउंटेबल की तरह कैसे ट्रीट करते हैं? जैसे मैंने कहूँ आपसे कि कल मुझे एक अंग्रेज मिला था, मैं आपसे कहूँ कि कल हमारी गली में मुझे एक ऑस्ट्रेलियन मिला था, मैं आपसे कहूँ कि कल बाजार में मुझे एक कैनेडियन मिला था, तो एक का सेंस देने के लिए आप किसकी तरह ट्रीट कर रहे हैं? काउंटेबल की तरह। तब उनके आगे ए और एन लगा सकते हैं। जैसे आपने कहा इफ़ द नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, यदि आपके जो नेशनलिटी बताने वाले जो वर्ड हैं इज़ यूज एज काउंटेबल नाउन, यदि उसका प्रयोग
काउंटेबल नाउन की तरह हो रहा है, देन ए एन क्या आप ए या एन जो है लगा सकते हो, देन ए ऑब्लिक एन इज यूज बिफोर इट, तब इससे पहले आप क्या लगा सकते हो, ए या एन लगा सकते हो। आपको ध्यान रखना है, यदि आप राष्ट्रीयता बताने वाले जो एडजेक्टिव्स हैं उनके आगे द लगाते हैं, ऐसे एडजेक्टिव जिनके पीछे एस एच सी एच ई एस या डबल एस है, तो वो पूरा जेनेरिक सेंस देते हैं, तब पूरे के पूरे लोगों के बारे में बताते हैं, पूरी पूरी जाति के बारे में बताते हैं। लेकिन ऐसा तभी संभव है तब आपके एडजेक्टिव ऐसे हों जिनके लास्ट में ये आ रहे हों, ये लेटर्स आ रहे हों, अदरवाइज आप यूज़ नहीं कर सकते। ओके, फिर उसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, यदि प्लूरल यूज़ करोगे तो आप द इंडियंस करोगे। लेकिन दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, यदि आप चाहो तो ये राष्ट्रीयता बताने वाले एडजेक्टिव्स यदि काउंटेबल की तरह यूज़ हो रहे हैं कि मुझे एक भारतीय मिला, मुझे एक अंग्रेज मिला, तो आप फिर वहाँ पर ए और एन का प्रयोग कर सकते हो। जैसे आप कहो आई मेट एन इंग्लिश मैन, मुझे एक अंग्रेज मिला, आई मेट एन इंग्लिश मैन इन अमेरिका, मुझे अमेरिका में एक इंग्लिश मैन मिला। आप चाहो तो केवल क्या कह सकते हो, एन इंग्लिश भी कह सकते हो। आई मेट एन ऑस्ट्रेलियन, मुझे एक ऑस्ट्रेलियन मिला, कहाँ पर मिला, गली में। तो ये इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, आपको मेनली इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब क्या होता है कि ये जो आपने कहा इंग्लिश, यदि इंग्लिश के आगे आप टी एच ई लगा देते हो तो मैंने आपको पहले भी बताया था, यदि द इंग्लिश कर देते हो तो उसका मतलब हो गया इंग्लिश पीपल, अंग्रेज। लेकिन इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, फ्रेंच हुआ, कोई भी ऐसा वर्ड जो भाषा के लिए यूज़ हो रहा हो, इंग्लिश का मतलब यदि मान लो अंग्रेजी भाषा है तो भाषा के नाम से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। तो देखो, मैं कहूँ इंग्लिश इज़ स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, जब मैंने कहा कि अंग्रेजी पूरे भारत में बोली जाती है, मैंने कहा इंग्लिश इज़ स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो यहाँ इंग्लिश किसकी बात कर रहा हूँ मैं, लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, लैंग्वेज। यदि लैंग्वेज की बात है तो फिर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। मैंने कहा आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी फ्लुएंटली, मैं इंग्लिश और हिंदी जो है धारा प्रवाह तरीके से बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी किसकी बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ भाषा की। किसकी बात कर रहा हूँ, भाषा की। और यदि भाषा की बात कर रहे हैं तो कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। फिर नेक्स्ट मैंने सेंटेंस कहा ऑल्दो इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ, यद्यपि अंग्रेजी जो है किसकी भाषा है, इंग्लिश, अंग्रेज लोगों की। मैंने कहा यद्यपि अंग्रेजी अंग्रेज लोगों की भाषा है, फिर भी हम इंडियन जो हैं उनसे ज़्यादा फ्लुएंटली बोल सकते हैं, ज़्यादा धारा प्रवाह तरीके से अंग्रेजी को बोल सकते हैं। तो देखो, मैंने कहा इंग्लिश जो है यद्यपि अंग्रेजों की भाषा है, तो यहाँ तो किसके लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं, भाषा के लिए, कि अंग्रेजी, तो फिर क्या लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। मैंने कहा ऑल्दो यद्यपि अंग्रेजी जो भाषा है वो क्या है, किसकी भाषा है, अंग्रेजों की। यहाँ इंग्लिश का मतलब क्या है, अंग्रेज। यदि अंग्रेज है तो इसका मतलब क्या है, मैं पूरी प्रजाति की बात कर रहा हूँ। और इसके पीछे क्या लग रहा है, एस एच भी लग रहा है, तो आप क्या लगा दोगे इसमें, द, टी एच ई, द। जब आप ऐसी नेशनलिटी एडजेक्टिव जिनके लास्ट में एस एच सी एच डबल एस ई एस ई लग रहा हो, तो आप उनके आगे द लगाकर पूरी प्रजाति का बोध कराते, तो अंग्रेजों की। ओके, तो आपने यहाँ पर तो क्या था, भाषा था, और यहाँ अंग्रेज था। तो जहाँ भाषा था वहाँ तो आपने क्या लगाया, क्रॉस लगाया, जीरो आर्टिकल। लेकिन जहाँ पर इसका मतलब अंग्रेज था तो आपने क्या किया, उसका जेनेरिक यूज़ बनाने के लिए, आपको इंग्लिश पीपल बताने के लिए आपने क्या लगा दिया, डेफिनेट आर्टिकल लगा दिया। ओके, तो यहाँ ये लिख रहा है द इज़ नॉट यूज बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस। यदि भाषा का नाम है तो फिर टी एच ई द का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि राष्ट्रीयता की बात है तो टी एच ई द का प्रयोग करेंगे, वो भी कब, जिनके पीछे कौन कौन से वर्ड, कौन कौन से लेटर आ रहे हो, एस एच सी एच ई एस ई और डबल एस आ रहा हो। ओके, यदि भाषा का नाम है, आपको ये ध्यान रखना है, यदि मैं कह रहा हूँ अंग्रेज लोग तो द इंग्लिश, और भाषा की बात कर रहा हूँ अंग्रेजी की, तो फिर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस पर क्वेश्चन पूछे जाएं आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टी एच ई द का रूल उसको समझ लो। कुछ वर्ड्स हैं, जैसे देखो स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल है, चर्च है, प्रिजन है, कोर्ट है, मार्केट है, बेड है। ये कुछ वर्ड्स हैं आपके।
अब ये सारे के सारे वर्ड्स यदि अपने प्राइमरी पर्पस के लिए इनका यूज़ हो रहा है, यदि आप इन सारे के सारे शब्दों का प्रयोग उनके प्राथमिक उद्देश्य के लिए कर रहे हो, उनके रियल पर्पस के लिए कर रहे हो, यदि इन सब का यूज़, देखो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन सब का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, रियल काम क्या है, वास्तविक काम क्या है, इन सब का काम है एजुकेशन, शिक्षा देना। इन सब का काम क्या है, शिक्षा देना। हॉस्पिटल का वास्तविक काम क्या है, ट्रीटमेंट देना। हॉस्पिटल का वास्तविक काम क्या है, ट्रीटमेंट। चर्च का वास्तविक काम क्या है, प्रेयर करना। प्रिजन का वास्तविक काम क्या है, पनिशमेंट, PUNISHMENT, ठीक है। कोर्ट का वास्तविक काम क्या है, न्याय देना, क्या है, न्याय देना। मार्केट का वास्तविक काम क्या है, सामान खरीदना और बेचना। तो देखो यानी कि सेलिंग ऑब्लिक बाइंग। और बेड का वास्तविक काम क्या है, सोना, ठीक है। बेड का यूज क्या है, इन सब का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। देखो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का प्राथमिक उद्देश्य है शिक्षा, ओके। हॉस्पिटल का वास्तविक काम है इलाज, ट्रीटमेंट। चर्च का वास्तविक काम है प्रेयर, प्रार्थना करना। प्रिजन का, जेल का काम है सजा देना, मतलब जेल का काम क्या है, जहां पनिशमेंट, सजा मिले आदमी को जहां जाकर। और कोर्ट का काम क्या है, न्याय दिलाना, ओके। और मार्केट का काम क्या है, या तो खरीदना कुछ या बेचना। और बेड का काम क्या है, सोना। ये सब इनके प्राथमिक उद्देश्य हैं, ये सब इनके प्राइमरी पर्पस हैं, ये इनके रियल पर्पस हैं, वास्तविक काम यही हैं। यदि इन सब का यूज़ इनके प्राथमिक कामों के लिए किया जाए, इन सब का प्रयोग इनके प्राथमिक कार्यों के लिए किया जाए, तो कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। यदि हॉस्पिटल आप इलाज कराने के लिए जा रहे हो तो कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। कोर्ट में आपको न्याय के लिए जा रहे हो तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए जा रहे हो तो कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। बेड पर सोने के लिए जा रहे हो तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। मार्केट में कुछ सामान खरीदने या बेचने जा रहे हो तो कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन इन उद्देश्यों के अलावा किसी उद्देश्य से आप जो है इन जगहों पर जा रहे हो या इन जगहों का प्रयोग कर रहे हो, तो फिर डेफिनेट आर्टिकल द लगेगा। मान लो उदाहरण के लिए आप जो है चर्च में प्रेयर करने की बजाय उसकी बिल्डिंग को देखने जा रहे हो, तो प्राथमिक उद्देश्य के लिए नहीं जा रहे हो। आप बिस्तर पर सोने की बजाय बिस्तर पर जंप लगाने जा रहे हो, कूदने जा रहे हो, खेल रहे हो, बिस्तर पर आप क्या ताश खेल रहे हो, तो प्राथमिक उद्देश्य नहीं है बिस्तर का, तो फिर क्या लगेगा, द लगेगा। आप मार्केट में सामान बेचने खरीदने नहीं जा रहे हो, आप मार्केट में किसी से मिलने जा रहे हो, किसी से कहते हो ना मार्केट में मिलना, वहाँ मार्केट में मिलते हैं, तो फिर क्या लगेगा, उस कंडीशन में आपका द लगेगा, ओके। हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट के लिए नहीं जा रहे हो, आप अपने किसी मित्र से मिलने जा रहे हो, वो बीमार है, तो द लगेगा, ओके। आप जो है जेल में सजा के रूप में नहीं जा रहे हो, आप कोई उद्घाटन करने जा रहे हो, कोई प्रवचन देने जा रहे हो, ओके, तो क्या लगेगा, तो फिर द लगेगा। समझ में आया। देखो आप उदाहरणों से समझोगे। तो मैंने कहा कि ही गोज टू, अब फिर स्कूल डेली, अब वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, तो प्रतिदिन तो कौन जाएगा, पढ़ने वाला ही जाएगा, तो प्रतिदिन कौन जाएगा, पढ़ने वाला। इसका मतलब यहाँ पर जो ही जो है वह स्कूल किस लिए जा रहा है, अपने प्राथमिक पर्पस के लिए जा रहा है, पढ़ने के लिए, तो कुछ भी नहीं लगेगा, ओके। फिर मैंने कहा आई वेंट टू, फिर मैंने कहा स्कूल टू डिपॉजिट माई सन्स फीस, मैं स्कूल गया अपने बच्चे की स्कूल की फ़ीस जमा कराने। अब बच्चे की स्कूल की फ़ीस जमा कराने, स्कूल का प्राइमरी पर्पस तो शिक्षा देना और लेना है, तो ये फ़ीस जमाना, जो फ़ीस जमा करना प्राइमरी काम नहीं है, तो ये क्या है, अदर देन प्राइमरी पर्पस से गया कोई आदमी। यदि अदर देन प्राइमरी पर्पस से गया तो फिर निश्चित रूप से यहाँ क्या लगेगा, डेफिनेट आर्टिकल लगेगा। देखो आई वेंट टू, फिर यहाँ पर चर्च टू सी इट्स बिल्डिंग, मैं चर्च उसकी बिल्डिंग को देखने गया। आपने कहा चर्च की बिल्डिंग कितनी अच्छी है, बहुत अच्छी अच्छी। कई लोग गोवा जाते हैं तो वहाँ चर्च में जाते हैं केवल घूमने की वजह से कि उसकी बिल्डिंग कितनी अच्छी है, ठीक है, उसका आर्किटेक्चर कितना अच्छा है, कितनी अच्छी पुरानी बिल्डिंग है ना, कितने अच्छे अच्छे डूम्स हैं वहाँ पर। तो यदि आप उसकी बिल्डिंग को देखने गए हो तो प्राइमरी पर्पज से नहीं गए हो, तो फिर क्या लगेगा, तो फिर डेफिनेट आर्टिकल द लगेगा। लेकिन आपने कहा माइकल गोस फिर चर्च ऑन संडे, माइकल जो है हर संडे चर्च जाता है, तो संडे को पर चर्च में क्या होती है, प्रेयर होती है। तो कोई हर संडे चर्च जा रहा है तो किस लिए जा रहा है, प्रेयर के लिए जा रहा है। तो चर्च का प्राइमरी उद्देश्य क्या है, प्रेयर करना। यदि आप प्रेयर के उद्देश्य से जा रहे हो, इसका मतलब आप अपने प्राथमिक उद्देश्य से जा रहे हो, तो फिर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। फिर देखो द सीएम वेंट टू प्रिजन टू इनॉग्रेट इट्स न्यू सेल, सीएम जो है
जेल में गए उद्घाटन करने के लिए, इनॉग्रेट मतलब उद्घाटन करना, उसके एक नए कक्ष का उद्घाटन करने के लिए गए। अब प्राथमिक पर्पस है क्या ये? जेल का प्राथमिक पर्पस तो क्या है? सजा देना, लेकिन वो तो उद्घाटन करने गए, तो प्राथमिक पर्पस से नहीं गए, अदर देन प्राइमरी पर्पस है। यदि प्राथमिक पर्पस के अलावा कोई और पर्पस से कोई व्यक्ति कहीं इन जगह पर विजिट करता है तो फिर क्या होता है? तो फिर निश्चित रूप से डेफिनेट आर्टिकल THE द लगता है। मैंने कहा जज सेंड टू द कल्प्रिट, जज ने जो है अपराधी को भेज दिया। कल्प्रिट का मतलब क्या होता है? अपराधी। जज ने क्या किया? अपराधी को भेज दिया। कहाँ भेज दिया? प्रिजन। अब जेल में अपराधी को सजा के लिए ही तो भेजा होगा, अपराधी तो सजा काटने ही तो जाएगा, तो प्राथमिक पर्पस हो गया जेल का, और प्राथमिक पर्पस हो गया तो फिर क्या आ गया? कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। फिर देखो मैंने कहा ही हैड एन एक्सीडेंट, उसका एक्सीडेंट हो गया, एंड रश टू हॉस्पिटल, और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। यदि किसी का एक्सीडेंट हो गया है फिर उसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, तो इलाज के लिए ले जा रहे हैं, तो इलाज के लिए ले जा रहे हैं, तो प्राथमिक पर्पस के लिए ले जा रहे हैं या द्वितीय पर्पस के लिए? प्राथमिक पर्पस के लिए, ठीक है। तो हॉस्पिटल का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? इलाज ही होता है, तो उसी पर्पस से ले जा रहे हैं, तो फिर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। ओके, तो मैंने ये कहा द इज नॉट यूज बिफोर द नाउन्स लिस्टेड अबव, द का प्रयोग नहीं होता है ये जो नाउन ऊपर लिस्टेड हो रहे हैं उनसे पहले। इफ दे आर विजिटेड, यदि उनमें भ्रमण किया जाए या उनका प्रयोग किया जाए फॉर देयर प्राइमरी पर्पस, उनके प्राथमिक उद्देश्य या रियल उद्देश्य के लिए, यदि इन सारी जगह पर विजिट की जाए या इन सारी जगह का उपयोग किया जाए, किसके लिए? प्राथमिक पर्पस के लिए, वास्तविक पर्पस के लिए, तो दा का प्रयोग नहीं होगा। इफ़ यू विजिट दीज प्लेस, यदि आप इन जगह पर, प्लेसेस कर देना, यदि आप इन स्थानों पर विजिट करते हो फॉर अदर देन प्राइमरी पर्पस, प्राइमरी पर्पस के अलावा, प्राथमिक उद्देश्य के अलावा किसी और उद्देश्य के लिए करते हो आप, देन तब क्या होगा? तब दा का प्रयोग होगा। तो हमने ऐसे ही किया है, यदि प्राथमिक उद्देश्य के लिए किया तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, और प्राथमिक उद्देश्य के अलावा किसी और उद्देश्य के लिए किया गया है तो दा का प्रयोग होगा। ओके, तो आगे देखिए फिर अब देखो हमने इस लिस्ट में कहा था स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्रिजन, कोर्ट, हॉस्पिटल, ठीक है ना। इसके अलावा नेक्स्ट वर्ड्स हमने लिए थे भाई बेड, ठीक है। अब बेड का प्राइमरी पर्पस क्या होता है बताइए? बेड का प्राइमरी पर्पस होता है सोना। बेड का जो है प्राइमरी पर्पस क्या होता है? बेड का प्राइमरी पर्पस होता है सोना। ओके, अब देखिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कौन से शब्द जो है सोने के बारे में बताते हैं। ध्यान रखना ये आपको इंग्लिश में कि इन बेड का मतलब सोना होता है, गो टू बेड का मतलब सोना होता है, और आउट ऑफ बेड का मतलब होता है जागना। तो सोना जागना वही रियल पर्पस। तो ध्यान रखना इन बेड का मतलब सोना होता है, जैसे मैं कहता अभी वो बिस्तर में ही है, बिस्तर में मतलब सो रहा है। ओके, आउट ऑफ बेड का मतलब होता है जाग जाना, तो वो सोने से संबंधित ही शब्द है। और गो टू बेड का मतलब भी क्या होता है? सोना। इन सब का मतलब होता है सोना या जागना। यदि ये सारे वर्ड्स आपको दिख जाएं तो आप समझ लेना बेड का प्राइमरी पर्पस हो रहा है। तो क्या हो रहा है? बेड का प्राइमरी पर्पस के लिए यूज हो रहा है। गो टू बेड हम कहते हैं, ठीक है ना। आप कहता है गो टू बेड डेली एट 6 o'clock, ठीक है ना, 7 o'clock, 8 o'clock जो भी है, ठीक है। तो इन बेड आ जाए, आउट ऑफ बेड आ जाए या गो टू बेड आ जाए तो इनका मतलब होता है सोना या जागना। तो ऐसी स्थिति में तो बेड का प्राइमरी पर्पस के लिए यूज हो रहा है, इसका मतलब फिर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। इनके अलावा कोई और यूज के लिए होगा तो फिर निश्चित रूप से डेफिनेट आर्टिकल द लगेगा। देखो मैंने कहा ही गोज टू, अब गोज टू बेड वह एट 10 PM, वह प्रतिदिन 10 बजे सो जाता है। अब गो टू बेड आ रहा है, इसका मतलब सोने का उद्देश्य है इसका, तो कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। अब मैंने कहा ही लुक्ड अंडर बेड, उसने बेड के नीचे देखा। अब बेड के नीचे कोई सामान रखा है तो उसको देखा, तो इस सोने का पर्पस तो नहीं कर रहा, कोई प्राइमरी पर्पस तो है नहीं। मैं कहूँ कि उसने बेड के नीचे बॉल देख रहा है, बेड के नीचे कुछ देख रहा है, तो सोने का पर्पस तो नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो क्या लगेगा फिर? THE द लगेगा। आपने कहा ही सेट ऑन, वह बैठ गया। अब बेड का पर्पस जो है प्राइमरी पर्पस बैठना तो नहीं होता, ठीक है ना, सोना होता है, तो बैठना नहीं होता, तो फिर सेकेंडरी पर्पस के लिए यानी प्राइमरी पर्पस के अलावा कोई और पर्पस के लिए इसका यूज हो रहा है, तो फिर क्या लग जाएगा? THE द लग जाएगा। शी इज मेकिंग अर बेड, मेकिंग का मतलब साफ करना, बिस्तर को साफ करना, झड़काड़ना, तो सोने के पर्पस से तो यूज नहीं हो रहा, बिस्तर को झड़काड़ने के पर्पस से यूज हो रहा है, तो फिर क्या लगेगा? प्राइमरी पर्पस के लिए नहीं है तो द। शी इज स्टिल, अब देखो इन बेड, अब क्या आ गया? इन बेड, इन बेड का मतलब सोया हुआ होना, तो इन बेड यानी प्राइमरी पर्पस, तो कुछ भी नहीं लगेगा। ओके, अब ऐसा ही मार्केट के साथ, मार्केट का प्राइमरी पर्पस क्या होता है?
खरीदना या बेचना। यदि प्राइमरी पर्पस के लिए मार्केट का प्रयोग हो रहा है तो कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। यदि प्राइमरी पर्पस के अलावा कोई दूसरे पर्पस के लिए यूज हो रहा है तो डेफिनेट आर्टिकल THE द लगेगा। ठीक है, तो देखो मैंने कहा सिंधु वेंट, अब देखो मार्केट टू सेल हिज बिलविड काउज, सिंधु जो है बाजार में गया, क्यों? बेचने के लिए अपनी प्यारी सी गायों को, अपनी प्यारी सी गायों को बेचने के लिए बाजार में गया। तो बाजार में जाने का उद्देश्य क्या है? बेचना है, खरीदना ही है, इसका मतलब कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। अब मैंने कहा ही इज इन मार्केट, मैंने कहा जैसे किसी ने कहा कि भाई वो कहाँ है, तो आपने कहा कि वो तो बाजार में। तो बाजार में तो यहाँ कहीं भी बेचने या खरीदने का सेंस है क्या कि भाई मिलते हैं चलो शाम को 7 बजे, कि कहाँ मिलेंगे? कि बाजार में मिलते हैं। तो अब ये बाजार में मिलना तो खरीदने और बेचने का पर्पस तो नहीं है, प्राइमरी पर्पस नहीं है। प्राइमरी पर्पस के अलावा किसी और पर्पस से आप मिल रहे हो, तो फिर यदि प्राइमरी पर्पस के अलावा किसी और पर्पस से मिल रहे हो तो क्या लगेगा? फिर THE द लगेगा। ध्यान रखना, इसमें से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें यदि अपने प्राथमिक उद्देश्य के लिए, प्राइमरी पर्पस के लिए, रियल पर्पस के लिए यदि यूज़ हो रही हैं तो कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, और प्राथमिक पर्पस के अलावा किसी और पर्पस के लिए यूज़ हो रही हैं तो डेफिनेट आर्टिकल द लगेगा। इज इट क्लियर? आगे देखो, आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट एक होता है पैरेलल स्ट्रक्चर। पैरेलल स्ट्रक्चर का मतलब होता है समानांतर संरचना। देखो यदि आपके सेंटेंस की स्ट्रक्चर इस तरीके से हो कि यहां पर आपके कंपैरेटिव डिग्री हो, क्या हो? कंपैरेटिव डिग्री, और फिर उसके बाद दूसरी जो क्लॉज है उसमें भी कंपैरेटिव डिग्री हो, क्या हो? कंपैरेटिव डिग्री। तो डिग्री 3 होती हैं, एक होती है पॉजिटिव, एक कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ओके, तो आपको पहचानने का तरीका बहुत आसान सा ही है। देखो यदि आपकी पॉजिटिव डिग्री, जैसे देखो मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे आपने कहा इंटेलिजेंट, ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री जो होती है उसमें मोर लगता है और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगता है। एक तो तरीका यह है कि आपकी कंपैरेटिव डिग्री में MORE मोर लग रहा होगा। एक दूसरा तरीका और है कंपैरेटिव डिग्री का, आप क्या करते हो? कंपैरेटिव डिग्री में ER लगा देते हो। क्या लगा देते हो? ER। और सुपरलेटिव डिग्री में क्या लगा देते हो? EST। ठीक है, जैसे आपने कहा स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गेस्ट, आपने कहा स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गेस्ट। तो कंपैरेटिव डिग्री पहचानने का तरीका है, आप ध्यान रखना कि या तो उसमें मोर लग रहा होगा, अब मोर नहीं लग रहा होगा तो एडजेक्टिव में क्या लग रहा होगा? ER लग रहा होगा, या तो MORE मोर लग रहा होगा या फिर ER लग रहा होगा। ये दोनों चीज़ें इधर लिख देता हूँ, या तो MORE मोर लग रहा होगा या ER लग रहा होगा। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, अब पैरेलल स्ट्रक्चर का मतलब समझो। यदि आपको ऐसा लगे कि 2 काम हो रहे हैं एक साथ और दोनों काम में क्या हो रहा है कि या तो ऐसा हो रहा है कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, या तो ऐसा हो रहा है, या फिर ऐसा हो रहा है कि एक चीज़ जिस अनुपात में बढ़ रही है दूसरी चीज़ उसी अनुपात में घट रही है। देखिए पैरेलल का मतलब है या तो दोनों चीज़ें एक साथ बढ़ रही हैं या फिर एक चीज़ बढ़ रही है उसी अनुपात में दूसरी चीज़ घट रही है। ओके, जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि जितना मेहनत करोगे उतनी सफलता मिलेगी, मतलब मेहनत बढ़ी तो सफलता मिली, ठीक है ना। लेकिन मान लो किसी के साथ ऐसा हो कि आप कहो कि जितना ज़्यादा सोओगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा? आपको आराम मिल जाएगा, है ना। तो जितना ज़्यादा सोए उतना ज़्यादा आराम मिल गया। तो क्या हो रहा है? चीज़ें क्या है? क्या हो रहा है? पैरेलल बढ़ रही हैं, या तो पैरेलल बढ़ रही हैं या पैरेलल घट रही हैं। आप कहोगे जितना आप ऊपर जाओगे उतना ही तापमान घटेगा। तो देखो जितना ऊंचाई पर जा रहे हो कंपैरेटिव उतना ही तापमान घट रहा है, ठीक है ना। ठंडक बढ़ जाती है ना, तो जितना आप ऊपर जा रहे हो तापमान घटता जा रहा है उसी अनुपात में। यदि कोई 2 चीज़ें समानांतर चल रही हैं, या तो समानांतर बढ़ रही हैं या समानांतर घट रही हैं, तो उनमें कंपैरेटिव, दोनों क्लॉजेज में कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है और दोनों तरफ ही कंपैरेटिव डिग्री से पहले THE द का प्रयोग करते हैं। ये कंपैरेटिव डिग्री, फिर द, और फिर यहाँ पर भी द, इस तरीके से प्रयोग होता है। द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। तो देखो मैंने कहा पैरेलल समानांतर संरचना क्या होता है? बोथ थिंग्स सिमल्टेनियसली, दोनों चीज एक साथ डिक्रीज होती हैं या इंक्रीज होती हैं, या फिर दोनों डिक्रीज होती हैं दोनों इंक्रीज होती हैं। या तो ऐसा होता है सामान्य रूप से एक चीज डिक्रीज होगी एक इंक्रीज होगी, या फिर दोनों इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होंगी।
ओके, जैसे देखो मैंने कहा सूनर बेटर, जितना जल्दी उतना ही अच्छा। आपने कहा जितना जल्दी कर लेते हो उतना ही ज़्यादा अच्छा, तो देखो आपने क्या किया, ER लगाया यानी कंपैरेटिव डिग्री लगाई, और आपने कहा जितना जल्दी हो सके उतना ही अच्छा, जितनी जल्दी उतना अच्छा। तो हमने क्या किया, इससे पहले THE लगाया, इससे पहले भी THE लगाया। आगे देखो मैंने कहा आपसे, मान लो मैं कहूँ द मोर ही स्टडीज, देखो मोर आ गया, जितना ज़्यादा वह पढ़ता है, द लेस ही अंडरस्टैंड्स। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, आपने LESS, ठीक है ना, लिटिल की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, लेस, सॉरी लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री क्या हो गई, लेस। तो आपने क्या लगाया, लेस लगाया, और यहाँ पर क्या लगाया, मोर लगाया। तो मैंने कहा जितना वह पढ़ता है उतना ही कम समझता है। देखो पढ़ाई बढ़ती जा रही है, समझना कम होता जा रहा है। तो क्या हुआ, कोई चीज़ या तो समानांतर रूप से बढ़े या एक बढ़े दूसरी घटे। ओके, ऐसी यदि संरचना है और फिर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हो रहा है, तो देखो इससे पहले भी आपने द लगाया और इससे पहले भी द लगाया। ओके, आपने कहा द हायर यू गो, देखो ER लग रहा है, कंपैरेटिव डिग्री हो गया, जितना आप ऊपर जाते हो द कूलर यू फील, उतना ही ठंडा महसूस करते हो। देखो ER लग गया, तो जितना ऊपर जा रहे हो उतना ही ठंडा महसूस कर रहे हो। तो दोनों चीज़ें क्या होती हैं, एक साथ बढ़ रही हैं, ऊपर जाते जाओगे उतनी ठंडक बढ़ती जाएगी। तो देखो दो संरचना हो गई और समानांतर संरचना है, और आपने क्या किया, पहले से पहले भी दा लगाना पड़ेगा आपको कंपैरेटिव डिग्री से पहले, और दूसरी कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी दा लगाना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसमें मैंने नोट भी डाल रखा है, देखिए इट्स यूज मस्ट बी इन कंपैरेटिव डिग्री। पहली बात तो इसका प्रयोग केवल कंपैरेटिव डिग्री में हो सकता है। दूसरा, वी यूज द बिफोर द कंपैरेटिव डिग्रीज ऑफ द बोथ साइड, हम THE द का प्रयोग करेंगे कंपैरेटिव डिग्री की दोनों तरफ कंपैरेटिव डिग्री से पहले। देखो इधर कंपैरेटिव डिग्री थी हायर, तो उससे पहले मैंने द का प्रयोग कर दिया, इधर कंपैरेटिव डिग्री है तो इससे पहले भी मैंने द का प्रयोग कर दिया। तो ठीक है, तो सेकंड है जो पैरेलल स्ट्रक्चर होती है जिसमें दोनों चीज़ या तो एक साथ बढ़े या एक बढ़े घटे, तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है दोनों स्ट्रक्चर्स में, और कंपैरेटिव डिग्री से पहले, दोनों तरफ की कंपैरेटिव डिग्री से पहले THE द का प्रयोग होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट, अब देखो बिफोर एक्रोनिम्स, एक्रोनिम्स क्या होता है समझिए। एक्रोनिम्स का मतलब होता है संक्षिप्त रूप। जैसे आपने कहा WHO, तो WHO का मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो ये जो संक्षिप्त रूप होते हैं, इनमें क्या होता है, यदि आप इन संक्षिप्त रूपों को दो तरीके से कर सकते हैं। देखो आप इधर देखो, ये आपने कहा WHO, इसको आप क्या बोलते हो, WHO, इसको बोलते हो नाटो, इसको बोलते हो यूनेस्को। आपने यहाँ पर WHO में आपने इसको हु नहीं बोला, आपने क्या किया, हर लेटर को सेपरेट बोला। आपने कहा W, फिर आपने कहा H, और फिर W, आपने कहा O। हर लेटर को आपने क्या किया, सेपरेट बोला, अलग अलग बोला, ठीक है। लेकिन यहाँ ये संक्षिप्तीकरण है, इसमें आपने NATO नहीं बोला, आपने कहा नाटो। इसमें आपने UNESCO नहीं बोला, आपने कहा यूनेस्को, ठीक है। यदि एब्रीविएशन का हर लेटर अलग अलग बोल रहे हो आप, यदि एब्रीविएशन के हर लेटर को अलग अलग बोल रहे हो, तो उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल THE द लगेगा। यदि एब्रीविएशन के हर लेटर को आप अलग अलग नहीं बोलकर एक सिंगल वर्ड की तरह बोल रहे हो, आप कह रहे हो यूनेस्को, आप कह रहे हो नाटो, तो फिर उससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। तो आपने कहा यूनेस्को वर्क्स फॉर एजुकेशन एंड कल्चर, यूनेस्को जो है शिक्षा और संस्कृति पे काम करती है, तो आपने एक सिंगल वर्ड की तरह बोला है इसको। कैसे बोला है, सिंगल वर्ड की तरह। ओके, जब आपने कहा नाटो, तो आपने क्या किया, सिंगल वर्ड की तरह बोला है। लेकिन यहां पर आपने WHO, आपने हर लेटर को प्रोनाउंस किया है, ठीक है ना। WHO हु नहीं बोला, तब आप हर लेटर को जब प्रोनाउंस करते हो तो THE द लगाते हो। फाइन, तो देखो व्हेन द लेटर्स ऑफ द एक्रोनिम, जब ये एक्रोनिम संक्षिप्तीकरण जो है उसके लेटर्स आर प्रोनाउंस्ड, उनका उच्चारण किया जाता है एज सेपरेट लेटर्स, किसकी तरह, अलग अलग लेटर्स की तरह। आपने कहा W, फिर आपने कहा H, फिर आपने कहा O। यदि अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है तो फिर द इज यूज, तो फिर द आर्टिकल का प्रयोग होता है। When it is read as a single word, लेकिन जब इसको एक सिंगल वर्ड की तरह आप पढ़ते हो, आपने कहा यूनेस्को, आपने कहा नाटो, जब आप सिंगल वर्ड की तरह पढ़ रहे हो तो उस स्थिति में कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो आपने यूनेस्को और नाटो में आपने देखा कि आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो रहा है। ओके, तो ये चीज़ आपको अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। और भी बातें हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि क्लासेस आपको
समझ में आ रही हैं तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखो ये जो लेवल है अभी BSTC का लेवल है, ये चीज़ें कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल जैसे आप सेकंड ग्रेड में पढ़ोगे, फर्स्ट ग्रेड में पढ़ोगे तो डिफ़िकल्टी लेवल में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर आ जाएगा। लेकिन अभी हमें STC का ये छोटा सा सिलेबस है इंग्लिश का, ठीक है ना, पहले इनके कुछ टॉपिक्स हैं उनको ख़त्म कर देते हैं, फिर उसके बाद आपको जब उनके लिए पढ़ोगे, उन क्लासेस के लिए, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए या फिर थर्ड ग्रेड के लिए भी, तो उनका डिफ़िकल्टी लेवल जो है इससे कहीं ज़्यादा होगा और उसमें कुछ चीज़ें और ज़्यादा इनलार्ज भी हो जाती हैं। लेकिन फिर वही बात है, सबके लिए उपयोगी है, कॉन्सेप्ट सबका समान है। ओके, यदि आपको ये क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप इन क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिससे आपको किसी से भी रिलेटेड नोट्स चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हम जो उसमें स्टडी मटेरियल भेजते रहते हैं, तो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो आप वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आपको डेली भेजी जा रही हैं, आज GK की भी चीज़ें उसमें भेजी जा रही हैं आजकल डेली, है ना, और काफ़ी सारे बच्चे उसका बेनिफिट उठा रहे हैं। तो देखिए ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लें और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको जो भी नोट्स वगैरह जो हैं वो आपको उसी पर शेयर किए जाएंगे। DRSKENG 2023 ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इस चैनल को आप ज्वाइन कर लें, जिससे आपको सारी चीज़ें, क्लासेस, सारे के सारे नोट्स, जो भी ऐप पे टेस्ट हैं, सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल निःशुल्क हैं, है ना। तो आप इन निःशुल्क चीज़ों का फ़ायदा उठाएं और अपने किसी भाई बहन किसी उसको भी इस बात की सूचना दें, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सके। थैंक यू।